नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके काम की और सिलेक्टेड हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। बिहार में 7 दिन और बढ़ेगा लॉकडाउन, नियमों में होगा बदलाव। जी हां, कोरोना संक्रमण को पूरी तरह से खत्म करने के लिए अब बिहार सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। बिहार में 1 जून के बाद फिर से लॉकडाउन बढ़ने वाला है और इस बार 8 जून तक लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है। और बताया जा रहा है कि इस बार के लगने वाले लॉकडाउन के नियम पूरी तरह से बदले जाएंगे और कई पाबंदियों को हटाया जाएगा। सरकार का मानना है कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने से कोरोना का आंकड़ा 0 की तरफ किया जा सकता है और यह संभावना जताई जा रही है कि लॉकडाउन 4 के दौरान सब्जी मंडी समेत अन्य जरूरी चीजों का बाजार खोलने के समय को थोड़ा बढ़ाया जा सकता है। वर्तमान समय में यह शहरी क्षेत्र में सुबह 6 बजे से 10 बजे तक और ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक है। तो इसे बढ़ाकर अब दोपहर 2 बजे तक या शाम 4 बजे तक किया जा सकता है और इसके साथ ही इसी समय सीमा में कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स समेत अन्य चीजों की दुकानों को खोलने की इजाजत मिल सकती है। हालांकि बस और सार्वजनिक परिवहन से जुड़ी अन्य सेवाओं में क्षमता के 50% लोगों को ही सफर करने की अनुमति दी जाएगी। बिहार में हुई जल जमाव को लेकर तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर किया बड़ा हमला। कहा कि थोड़ी सी ही बारिश में डूब जाता है पटना। बिहार में यास तूफान ने तबाही मचा दी है। बिहार में इस तूफान के कारण लगातार बारिश हो रही है और इसी वजह से राज्य के कई हिस्सों में जल जमाव की समस्या पैदा हो गई है। तो वहीं कोरोना संक्रमण काल में राज्य के सबसे बड़े कोविड अस्पताल नालंदा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल सहित अन्य अस्पतालों के अंदर बारिश का पानी घुस गया है, पेड़ गिर गए हैं और पटना सहित कई जगहों पर बिजली की आपूर्ति बाधित हो गई है और तूफान का रेल, वायु और सड़क यातायात पर भी असर पड़ा है। तो अब इसको लेकर तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर निशाना साधा है और तेजस्वी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि थोड़ी सी ही बारिश होती है और पूरा पटना डूब जाता है और जिससे आम जनजीवन खतरे में पड़ जाता है और यही हाल बिहार के हर शहर का है। नागरिक सुविधाएं नहीं है, जल जीवन और सफाई की कोई परवाह नहीं है, कोने कोने में कूड़े के ढेर पड़े हैं। कोई आश्चर्य नहीं है कि बिहार के शहर सबसे प्रदूषित और गंदे हैं। आपको बताते कि इससे पहले भी उन्होंने पटना के एक वीडियो को शेयर करते हुए नीतीश सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि इसका जिम्मेवार विपक्ष है क्योंकि प्रदेश में 16 वर्षों से एनडीए की सरकार है। जहां जल जमाव हो रहा है, 35 वर्षों से वहां के जनप्रतिनिधि बीजेपी के विधायक, सांसद, मंत्री और उप मुख्यमंत्री रहे हैं। बिहार में चक्रवाती तूफान यस के कारण काफी तबाही मच गई है। बिहार में चक्रवाती तूफान के कारण मूसलाधार बारिश से जनजीवन पर भारी असर पड़ा है। रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है और बारिश के कारण पटना, गया, पूर्णिया सहित जगह जगह पर जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। हवा की रफ्तार अधिक होने की वजह से जगह जगह पर पेड़ उखड़ गए हैं और ग्रामीण इलाकों में मिट्टी के बने कई मकान ढहने की सूचना है और लगातार हो रही बारिश से जिले से गुजरने वाली नदियों के जलस्तर में काफी वृद्धि हुई है। बागमती, लालबकैया, अधवारा, रातो, महारा नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। तो वहीं बागमती नदी के जलस्तर में हुई वृद्धि और तेज धारा में बेलसंड प्रखंड के चंदोली घाट पर बना चचरी पुल देखते देखते ही बह गया है। तो वहीं आंधी के साथ हुई बारिश में पूरे बिहार में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। जीतन राम मांझी ने लॉकडाउन पर उठाया सवाल। कहा कि यह कोरोना का समाधान नहीं, स्वास्थ्य केंद्रों की सुधारे हालत। जी हां, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कोरोना से निपटने के लिए लॉकडाउन लागू करने पर सवाल उठाया है और मांझी का कहना है कि यह कोरोना का समाधान नहीं हो सकता और कहा कि इसके बजाय गांवों तक स्वास्थ्य केंद्रों को सुव्यवस्थित करना होगा। तो इसके साथ ही मांझी ने बिहार में कोरोना के मामलों में कमी लाने का श्रेय सीएम नीतीश कुमार को देते हुए उनकी तारीफ भी की। जीतन राम मांझी ने ट्वीट करते हुए कहा कि अपने बेहतर और अद्वितीय कामों से कोरोना के मामलों में कमी लाने के लिए नीतीश कुमार जी को धन्यवाद है। उन्होंने कहा कि वैसे लॉकडाउन कोविड का समाधान नहीं है और सही मायने में इस स्वास्थ्य संकट से निपटना है तो गांवों के उप स्वास्थ्य केंद्रों तक को सुव्यवस्थित करना होगा ताकि भविष्य में स्वास्थ्य संकटों से निपटा जा सके।
बिहार में ब्लैक फंगस का कहर जारी है। बिहार के लिए मुसीबत बनता जा रहा है ब्लैक फंगस। आज मिले हैं 32 नए संक्रमित, 3 मरीजों की हो गई मौत। जी हां, बिहार में ब्लैक फंगस का कहर धीरे धीरे तेज होता ही जा रहा है और पिछले 24 घंटों में पटना में 3 संक्रमितों की मौत भी हो गई है और इनमें से 2 की मौत IGIMS में, जबकि 1 की मौत PMCH में हो गई है और साथ ही IGIMS में भर्ती कुल मरीजों की संख्या अब 94 हो गई है। तो वहीं ब्लैक फंगस से निपटने के लिए नालंदा जिले के पावापुरी वर्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि विम्स में 30 बेड का स्पेशल वार्ड बनकर तैयार है। हालांकि कुछ आधुनिक उपकरण यहां लगने बाकी हैं और इन वार्डों में आधुनिक मशीनें लगते ही ब्लैक फंगस के रोगियों का इलाज शुरू हो जाएगा। बिहार में अब सभी गरीबों को आवास मिलने वाला है। बिहार सरकार अब सभी गरीबों को आवास देने वाली है। मोदी सरकार ने इसके लिए सबसे बड़ा लक्ष्य भी रख दिया है। अब बिहार के सभी गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिलने वाला है। जी हां, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बिहार को 11,49,947 आवास का आवंटन किया गया है और यह देश भर में सबसे बड़ा लक्ष्य है। और साथ ही आपको बता दें कि पक्का मकान बनाने के लिए 1,20,000 रुपए मिलेंगे और इस बार बिहार सरकार सभी गरीबों को पक्का मकान देने वाली है। नीतीश सरकार ने इसका ऐलान कर दिया है और साथ ही कहा गया है कि बिहार के लगभग गरीबों को पक्का मकान दे भी दिया गया है। तो अगर ऐसे में आप छूट गए हैं तो अपने नाम के साथ अपने जिले का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर ही बता दीजिएगा। बिहार के लिए एक राहत की खबर है कि बिहार के 6 जिलों में 10 से भी कम आए हैं कोरोना के मामले। आज मिले हैं सिर्फ 1491 नए संक्रमित। जी हां, बिहार में पिछले कुछ दिनों से कोरोना वायरस के मामलों में लगातार कमी देखी जा रही है और 6 जिलों में तो कोरोना वायरस खत्म होने के कगार पर है। यहां पर 10 से भी कम नए मरीज मिले हैं। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी ताजा आंकड़े के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 82,468 सैंपलों की जांच की गई है और जिसमें से मात्र 1491 नए संक्रमित मिले हैं। तो वहीं राज्य में पिछले 24 घंटों में 5,168 कोरोना संक्रमित मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हो गए हैं और जबकि 48 संक्रमितों की मौत भी हो गई है। और बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या की बात करें तो बिहार में अभी 21,084 एक्टिव मरीज हैं जिनका इलाज चल रहा है। और पिछले दिन मिले नए संक्रमितों की संख्या की बात करें तो पटना में 196 व समस्तीपुर में 110 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। और राज्य के 6 जिले ऐसे हैं जहां पर 10 से भी कम नए संक्रमित मिले हैं और इनमें से बांका में 5, बक्सर में 8, जहानाबाद में 4, कैमूर में 5, शेखपुरा में 7 और सीतामढ़ी में 9 संक्रमित मरीज मिले हैं। चक्रवाती तूफान यास को लेकर सीएम नीतीश ने कहा कि बिहार में कम हो रहा है असर, बिजली पानी की सुविधाएं जल्द बहाल करने का दिया निर्देश। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संबंधित विभागों के पदाधिकारियों और जिला प्रशासन को निर्देश दिया है कि तूफान यास के बाद जिलों में पानी, बिजली, आवागमन और अन्य सुविधाओं को बहाल रखने के लिए हर तरह के जरूरी कदम उठाएं ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो। और इसके साथ ही उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि चक्रवाती तूफान का असर अब बिहार में कम हो रहा है लेकिन अभी सभी को सजग रहना चाहिए। आपको बता दें कि इस तूफान ने बिहार में बिजली और पानी की किल्लत और जल जमाव समेत कई परेशानियां खड़ी कर दी है और राज्य भर में 500 से अधिक बिजली के खंभे ध्वस्त हो गए हैं। कई पेड़ बिजली के तारों पर गिर गए हैं और इससे बिजली आपूर्ति पर व्यापक असर पड़ा है। तो कई शहरों के मोहल्लों में जल जमाव होने से लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दे दिया बड़ा आदेश, अब बिहार के सभी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों में होगा ब्लैक फंगस का इलाज। जी हां, पटना सहित पूरे बिहार में इन दिनों ब्लैक फंगस पांव पसारते ही जा रहा है और इसके मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है और मौतों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। तो अब ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या में हो रही वृद्धि के बारे में सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। अब सभी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में इसका इलाज होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका ऐलान कर दिया है और स्वास्थ्य विभाग को सभी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में इसके इलाज के लिए आवश्यक व्यवस्था करने को कहा गया है। कोरोना से बचाव के लिए लगातार सावधानी जरूरी है।
अब आम लोगों को दी जाएगी रेलवे टिकट बेचने की जिम्मेदारी। रेलवे की पहल से बेरोजगारों को मिलेगा रोजगार। जी हां, अब घर पर बैठे बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलेगा। मालदा रेल मंडल की ओर से यह पहल शुरू की गई है। अब ई कैटेगरी की श्रेणी में शामिल रेलवे स्टेशनों पर टिकट बिक्री का काम निजी हाथों में सौंपा जाएगा और पहले फेज में आधा दर्जन रेलवे स्टेशनों का चयन किया गया है, जिसमें भागलपुर रेंज के 4 स्टेशनों का नाम शामिल है और रेलवे ने स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट के लिए टेंडर निकाला है। अब मालदा रेल मंडल की इस कदम से अब लोगों को रोजगार मिल सकेगा और टेंडर लेने वाले लोगों को हर टिकट पर कमीशन दिया जाएगा और टेंडर भरने की लास्ट डेट 7 जून है। तो वहीं आपको बता दें कि रेलवे की ओर से बकुदी, सुजनीपारा, महिपाल रोड, सबौर, टेकानी, गनगनिया, बाराहाट स्टेशनों पर टिकट बेचने की जिम्मेदारी आम लोगों को दी जाएगी। मिड डे मील स्कीम के तहत 11 करोड़ 80 लाख छात्रों को आर्थिक मदद देगी सरकार। 1200 करोड़ का अतिरिक्त फंड होगा जारी। जी हां, बड़ी खबर है कि भारत सरकार मिड डे मील स्कीम के तहत स्कूली छात्रों के खाते में सीधे पैसे भेजेगी। सरकार देश के 11 करोड़ 80 लाख छात्रों के खाते में पैसे भेजेगी और इसके लिए 1200 करोड़ का अतिरिक्त फंड भी जारी किया जाएगा और ये राशि बच्चों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से दी जाएगी। कोरोना काल में बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, इस वजह से मिड डे मील स्कीम के सभी पात्र बच्चों के खाने की लागत का पैसा उनके खाते में भेजने का प्रस्ताव केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के सामने रखा गया था और निशंक ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद बच्चों के खाते में ये राशि भेजी जाएगी। तो वहीं केंद्र सरकार के इस फैसले से देश भर के 11,20,000 सरकारी और सरकारी सहायता वाले स्कूलों में पहली से 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले लगभग 11 करोड़ 80 लाख बच्चों को लाभ मिलेगा। अब गिरफ्तार करने से पहले ही बता देगी बिहार पुलिस। बिहार डीजीपी ने जारी की नई गाइडलाइन। जी हां, बड़ी खबर है कि बिहार पुलिस ने 7 साल से कम सजा के मामले में गिरफ्तारी को लेकर शनिवार को नई गाइडलाइन जारी की है और डीजीपी संजीव कुमार सिंघल ने आदेश में कहा है कि साधारण जुर्म या 7 साल से कम सजा वाले मामलों में पुलिस अब सीधे गिरफ्तारी नहीं करेगी। अब 7 साल से कम सजा वाले मामलों में गिरफ्तारी करने या नहीं करने की परिस्थितियों के अनुसार कुछ प्रावधानों का पालन करना होगा और पुलिस अब 7 साल से कम सजा वाले केस में सीधे गिरफ्तारी करने के बजाय पहले नोटिस दे सकती है और उसके बाद आरोपी जमानत लेने की कार्रवाई करेगा। और यदि कोई व्यक्ति किसी पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में कोई संज्ञेय अपराध करता है तो बिना वारंट के ही उसकी गिरफ्तारी की जा सकती है, भले ही इस अपराध की सजा कितने ही कम क्यों ना हो। तेजस्वी यादव के क्षेत्र में राजद और पप्पू यादव के कार्यकर्ताओं में हो गई मारपीट। दवाई बांटने के लिए आपस में भिड़ गए दोनों पार्टी के सपोर्टर्स। जी हां, ये बड़ी खबर वैशाली जिले की है, जहां पर तेजस्वी यादव के विधानसभा इलाके में पप्पू यादव और तेजस्वी यादव के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और दोनों में जमकर मारपीट हुई। दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं को काफी चोटें आई और बताया जा रहा है कि कोरोना की दवाई और मास्क और सैनिटाइजर बांटने के दौरान ये भिड़ंत हुई है और इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आरजेडी और जाप के कार्यकर्ता आपस में मारपीट करते दिख रहे हैं। हालांकि गांव के प्रबुद्ध लोगों ने बीच बचाव करके जैसे जैसे मामले को शांत करा दिया। आपको बता दें कि ये वही गांव है जहां मीडिया से ये खबरें सामने आई है कि 1 महीने में यहां पर 17 लोगों की मौत हो गई है और खौफ के कारण कुछ लोग गांव से पलायन कर चुके हैं। पूर्व सांसद पप्पू यादव को लगा झटका, अपहरण के मामले में नहीं मिली जमानत। जी हां, 32 साल पुराने कथित अपहरण मामले में गिरफ्तार पूर्व सांसद पप्पू यादव को मधेपुरा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट से भी जमानत नहीं मिल पाई है और जिस वजह से अभी उन्हें जेल में ही रहना होगा। आपको बता दें कि इससे पहले पप्पू यादव की जमानत याचिका उनके ट्रायल कोर्ट से रिजेक्ट हो चुकी थी और जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश चंद्र मालवीय की अदालत में वर्चुअल माध्यम से जमानत याचिका पर सुनवाई की गई और इस सुनवाई में पप्पू यादव के अधिवक्ता संजीव कुमार ने जमानत के पक्ष में अपनी दलील दी और जिस पर न्यायालय ने 1 जून को अगली सुनवाई की तारीख निर्धारित की है। अब देखना यह है कि अगली सुनवाई में क्या होता है। पप्पू यादव के अधिवक्ता संजीव कुमार ने बताया है कि सारे अभियुक्त न्यायालय से रिहा हो चुके हैं, एकमात्र पप्पू यादव ही रह गए हैं और ऐसे में उम्मीद है कि उन्हें भी न्याय मिलेगा।